राइज भाई एंड आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले तुम्हारी क्लास 9 के इकोनॉमिक्स बुक का एक बहुत ही इजी सा चैप्टर जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ पालमपुर। वीडियो के एंड तक जरूर देखना क्योंकि वीडियो के एंड में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देने वाला जो एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और हाँ यार, अपनी लाइफ की 10 से 15 मिनट तो इस वीडियो को एंड इसका कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए याद हो जाएगा एंड एग्जाम में फुल मार्क्स लेके आओगे। तो अब आराम से चुकमुकु बैठो एंड आज की इस 3D एनिमेटेड वीडियो का मजा लो। तो यार चैप्टर को स्टार्ट करते हैं एंड सबसे पहले इस चैप्टर का एक छोटा सा ओवरव्यू समझते हैं कि एग्जैक्टली इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। सो लेट्स स्टार्ट विद अ शॉर्ट ओवरव्यू। तो हम लोगों का ये जो चैप्टर है वो एक छोटे से गांव के बारे में जिसका नाम पालमपुर है। ये जो विलेज है ये एक हाइपोथेटिकल विलेज है, यानी कि ऐसी विलेज है जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करती है। इस विलेज के थ्रू हम लोगों को इंडिया के बाकी सारे विलेजेस के इकोनॉमी के बारे में समझाने की कोशिश की गई है। बेसिकली हम लोग इस चैप्टर के थ्रू या कह सकते हो कि स्टोरी के थ्रू जो कि बहुत ही अच्छे से बताया गया है, इसके थ्रू हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में समझेंगे जो कि प्रोडक्शन से रिलेटेड है। तो देखो यार, जो हमारा विलेज पालमपुर है यहाँ पे फार्मिंग यानी कि खेती जो है वो मेन एक्टिविटी है जो परफॉर्म की जाती है एंड इसके साथ बहुत सारे अलग अलग और भी एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती है स्मॉल स्केल्स में, जैसे कि ट्रांसपोर्ट, डेयरी, मैन्युफैक्चरिंग एक्सेट्रा। इन एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है, जैसे कि नेचुरल रिसोर्स, मैन मेड आइटम, ह्यूमन एफर्ट, मनी एक्सेट्रा। हम लोग ये पढ़ेंगे एंड जानेंगे कि कैसे इन सारी चीजों की कॉम्बिनेशन की हेल्प से डिजायर्ड गुड या डिजायर्ड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाता है। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे इस चैप्टर के सेकेंड टॉपिक को जो कि है इंट्रोडक्शन। तो चलो इंट्रोडक्शन को शुरू करते हैं। इस विलेज के इंट्रोडक्शन में बताया गया कि जो पालमपुर है वो अपने आसपास के गांव एंड टाउन से बहुत ही अच्छी तरीके से कनेक्टेड है। रायगंज जो है वो पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पे है, जो एक बहुत ही बड़ा गांव है। पालमपुर से रायगंज एंड और भी छोटे छोटे गांव जो है जैसे कि शाहपुर, ये बहुत ही अच्छा वेल डेवलप्ड रोड से कनेक्टेड है जो बरसात में भी खराब नहीं होती है। पालमपुर में अलग अलग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी है, जैसे कि बुल्लक कार्ट, टोंगास, बोगियास, जो कि एक वुडन कार्ट है जिसे बफेलोस की हेल्प से चलाया जाता है एंड इन वुडन कार्ट में गुड़ को ट्रांसपोर्ट किया जाता है या और भी दूसरी चीजों को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प होती है बोगियास की हेल्प से। इन सब के अलावा तुम लोगों को विलेज में मोटरसाइकिल, जीप, ट्रक, ऐसी और भी ट्रांसपोर्टेशन देखने को मिलती है। इस विलेज में टोटल 450 फैमिलीज रहती है, जिसमें से 80 फैमिलीज अपर कास्ट की है एंड ये मोस्ट ऑफ द लैंड पालमपुर में एसेस करते हैं, यानी कि इनके पास मोस्ट ऑफ द लैंड है पालमपुर का एंड इनके पास बहुत ही अच्छे सीमेंटेड घर भी है। वहीं यहाँ के 1/3 जो पॉपुलेशन है वो लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं, जैसे कि दलित फैमिली से बिलोंग करते हैं एंड इनकी जो घर है वो मिट्टी की बनी है। पालमपुर के मोस्ट ऑफ द हाउसेस में इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी है एंड इस इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से ये लोग ट्यूबवेल्स एंड और भी चीजें चलाते हैं जिससे फार्मिंग में बहुत ज्यादा हेल्प होती है एंड ये लोग इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से और भी अलग अलग चीजों की प्रोडक्शन करते हैं। वहीं एजुकेशन की बात करें तो पालमपुर में 2 प्राइमरी स्कूल है एंड एक हाई स्कूल है। इसके साथ साथ मेडिकल के लिए तुम्हारा एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है एंड एक प्राइवेट हॉस्पिटल है। पालमपुर के बारे में इतनी सारी चीजों को जानने के बाद हम लोग आराम से ये कह सकते हैं कि ये एक वेल डेवलप्ड विलेज है एंड इसी के साथ हम लोगों का इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। अब मूव ऑन करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक के तरफ जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। देखो यार, कोई भी प्रोडक्शन का मेन एम गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने का होता है जिसकी हम लोगों को नीड्स होती है और इन गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के 4 रिक्वायरमेंट्स होते हैं। पहला लैंड, सेकंड तुम लोगों का लेबर, थर्ड तुम लोगों का फिजिकल कैपिटल एंड फोर्थ ह्यूमन कैपिटल। ये चारों रिक्वायरमेंट की हेल्प से हम लोग प्रोडक्शन करते हैं एंड ये चारों चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से, तो ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले हम लोगों का जो रिक्वायरमेंट है प्रोडक्शन के लिए वो लैंड है, यानी कि जमीन है।
और बाकी नेचुरल रिसोर्सेज जैसे वाटर, फॉरेस्ट एंड मिनरल्स एंड ये सारी चीजें हम लोगों को लैंड की हेल्प से ही मिलती है। सेकेंड रिक्वायरमेंट है लेबर की, यानी कि ऐसे लोगों की जो हम लोगों के प्रोडक्शन में हेल्प करे। ये जो लेबर है ये एजुकेटेड लेबर भी हो सकते हैं या फिर अनएजुकेटेड लेबर भी हो सकते हैं। एजुकेटेड लेबर की बहुत सारे प्रोडक्शन में काम आती है मशीन्स को ऑपरेट करने के लिए, एंड बहुत जगह पे अनएजुकेटेड लेबर्स की जरूरत रहती है, यानी कि बस मैन पावर की जरूरत पड़ती है। प्रोडक्शन के लिए थर्ड इंपॉर्टेंट चीज जिसकी जरूरत पड़ती है वो है फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल यानी कि ऐसे अलग अलग तरह के इनपुट जो हम लोगों को प्रोडक्शन के अलग अलग स्टेज पे जिसकी जरूरत पड़ती है। हमारा जो फिजिकल कैपिटल है ये आगे दो तरह से क्लासिफाइड किया गया है। पहले फिक्स्ड कैपिटल, सेकेंड तुम लोगों का वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल में अलग अलग चीजें आती है जैसे कि मशीन्स एंड बिल्डिंग जिसे हम लोग प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं। सिंपल टूल जैसे कि किसान का चलाने वाला हल, ट्यूबवेल, जनरेटर, ट्रैक्टर, ये सारे तुम लोगों के फिक्स्ड कैपिटल में आ जाते हैं जिसका यूज हम लोग लॉन्ग टाइम के लिए करते हैं, यानी कि लंबे समय के लिए करते हैं, जैसे कि 1-2 साल या 3 साल। ठीक है, ये जो हमारी मशीन्स है ये तुरंत खराब होते नहीं है, हम लोग लॉन्ग लास्टिंग यूज करते हैं, इसीलिए इसे हम लोग कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल। फिजिकल कैपिटल का हम लोगों का सेकेंड टाइप है वर्किंग कैपिटल। इसमें हम लोगों का रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड आता है। रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड कभी भी फिक्स या कह सकते हो कि सेम नहीं होता है। हमें अलग अलग तरह की रॉ मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है अलग अलग डिजाइन प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, एंड उन रॉ मटेरियल्स को खरीदने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है। इसलिए हम लोगों को अलग अलग जगहों पे पेमेंट करने के लिए पैसा लगता है। इसलिए जो मनी इन हैंड है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्शन का हम लोगों का फोर्थ रिक्वायरमेंट है ह्यूमन कैपिटल। अगर हमारे पास प्रोडक्शन के लिए तीनों रिक्वायरमेंट चीजें प्रेजेंट है जैसे लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, तो हम लोगों को इन तीनों को मिलाकर एक अच्छा आउटपुट निकालने के लिए नॉलेज एंड इंटरप्राइज की जरूरत पड़ती है, या कह सकते हो कि प्रॉपर सेटअप की जरूरत पड़ती है जिसपे ह्यूमन या कह सकते हो ग्रुप ऑफ ह्यूमन अपना दिमाग एंड पैसों को यूज करके एक अच्छा आउटपुट निकाल पाए। तो इसी के साथ हम लोगों का ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन कंप्लीट होता है। अब तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बहुत सारे क्लास 9 के जो स्टूडेंट होते हैं वो इस बात को लेके कंफ्यूज रहते हैं कि क्लास 9 के एग्जाम की प्रिपरेशन वो कैसे अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो मैं तुम लोगों को गुरुकुल बाय ओसवाल के क्वेश्चन बैंक को रिकमेंड करना चाहता हूँ। लास्ट में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं तुम लोगों को देने वाला हूँ वो इसी बुक से दूंगा, क्योंकि इस बुक को मैंने एनालाइज किया एंड जो क्वेश्चन दिए गए हैं इस बुक के अंदर वो काफी ज्यादा अच्छे हैं। इस बुक में टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज ढेर सारे क्वेश्चन गिवन है जो तुम्हारी प्रिपरेशन को बहुत ही अच्छे से करवाएगी। इस क्वेश्चन बैंक को सीबीएसई के लेटेस्ट करिकुलम एंड लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया है। बुक में तुम्हें ढेर सारे एमसीक्यू, केस बेस्ड क्वेश्चन, एसेशन रीजन क्वेश्चन, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट एंड लॉन्ग टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो तुम्हारी प्रिपरेशन एकदम डेप्थ से करवाएगी। क्विक रिवीजन के लिए चैप्टर के स्टार्ट में समरी नोट्स गिवन है जिससे तुम लोग आराम से अपने कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल कर सकते हो। एडिशनली oswal.io जो कि एक ऑनलाइन मॉक टेस्ट का प्लेटफॉर्म है, वहां जाके तुम लोग मॉक टेस्ट भी दे सकते हो एंड इससे तुम्हारे टाइम मैनेजमेंट एंड स्किल्स में और ज्यादा इंप्रूवमेंट आएगी। oswal.io में जाकर तुम लोग लाइव टेस्ट दे सकते हो एंड अपने आप को टेस्ट कर सकते हो कि कितना ज्यादा प्रिपरेशन तुम लोगों का हुआ है। मॉक टेस्ट एंड बुक की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जरूर चेकआउट करना, काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। अब चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक को, दैट इज फार्मिंग इन पालमपुर। फार्मिंग पालमपुर की मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है जिसमें 75% लोग एंगेज्ड है अपने लाइवलीहुड के लिए। उनमें से कुछ फार्मर्स है और कुछ फार्म लेबरर्स है, यानी कि ऐसे लोग जो दूसरों के फील्ड में जाकर काम करते हैं। एक बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम जो वहां के लोग फेस करते हैं वो ये है कि वहां का जो लैंड है वो लिमिटेड है एंड जो कल्टीवेबल लैंड है उसे बढ़ाया नहीं गया है 1960 के बाद से। कुछ बंजर जमीनों को जरूर कल्टीवेबल लैंड में कन्वर्ट कर दिया गया, लेकिन उसके अलावा और कोई स्कोप नहीं बचा जिससे हम लोग लैंड को इंक्रीज कर पाए ताकि फार्मिंग की प्रोडक्शन बढ़ पाए। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे सेकेंड टॉपिक को, दैट इज देयर अ वे दैट वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड, यानी कि ऐसा कोई रास्ता है जिसे कोई भी इंडिविजुअल एक छोटी सी लैंड पे ज्यादा प्रोडक्शन कर पाए। ये हम लोगों का नेक्स्ट
टॉपिक है। पालमपुर के सारे लैंड्स को कल्टीवेशन के लिए यूज किया जाता है एंड एक भी लैंड को खाली नहीं छोड़ा जाता है। रेनी सीजन आने के बाद किसान ज्वार एंड बाजरा का प्रोडक्शन करते हैं एंड इन क्रॉप्स को वो अपने जानवरों को खिलाने के लिए यूज करते हैं। अक्टूबर से दिसंबर के बीच जो किसान है वो पोटैटोज की प्रोडक्शन करते हैं एंड फिर विंटर सीजन में वो लोग वीट की प्रोडक्शन करते हैं। इन वीट को जो फार्मर्स होते हैं वो सबसे पहले अपने खाने के लिए पूरे साल भर के स्टॉक के लिए रख लेते हैं एंड फिर जो सरप्लस वीट होता है यानी कि जो एक्स्ट्रा वीट होता है ये रायगंज के मार्केट पे जाकर अच्छे दामों में बेच देते हैं। लैंड का कुछ एरिया शुगर केन को भी ग्रो करने में यूज किया जाता है एंड फिर या तो ये लोग रॉ शुगर केन को बेच देते हैं या फिर उसे गुड़ में कन्वर्ट करके शाहपुर के ट्रेडर्स को बेच देते हैं अच्छे दामों पे। पालमपुर के जो किसान है यानी कि जो फार्मर है वो एक साल में 3 अलग अलग क्रॉप इसलिए ग्रो कर पाते हैं क्योंकि वहां का जो इरिगेशन सिस्टम है ना वो बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड है। इलेक्ट्रिसिटी पालमपुर में बहुत जल्दी पहुंच गई थी एंड इस इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके इरिगेशन सिस्टम में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट आई। सबसे पहले जो फार्मर होते थे वो पुराने जमाने में पर्शियन व्हील का यूज करते थे इरिगेशन के लिए एंड स्मॉल लैंड को इरिगेट करने के लिए, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी आई वैसे ही ट्यूबवेल्स के बारे में जो किसान है उन्हें पता चला एंड उन्होंने देखा कि ट्यूबवेल की हेल्प से जो हमारा प्रोडक्शन है एंड जो हमारा कैपेसिटी है फार्मिंग की वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी। इसलिए बहुत सारे जो फार्मर है वो खुद के जो ट्यूबवेल है वो सेटअप करने लगे। सबसे पहले गवर्नमेंट ने कुछ ट्यूबवेल सेट किए थे लेकिन उसके बाद जो फार्मर्स है उन्होंने खुद का प्राइवेट ट्यूबवेल खरीद के सेटअप करना स्टार्ट कर दिया। पूरे साल में एक जमीन पे एक से ज्यादा क्रॉप करने का जो मेथड है उसे मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। पालमपुर के सारे फार्मर मिनिमम 2 क्रॉप तो ग्रो करते ही करते हैं एंड उसके बाद 15 से 20 सालों से ये देखा जा रहा है कि वहां के जो फार्मर्स है वो 3 क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं। दूसरा रास्ता जिससे बहुत ज्यादा प्रोडक्शन इंक्रीज हुई वो थी मॉडर्न फार्मिंग। मिड 1960s में जो सीड्स का यूज किया जाता था फार्मिंग के लिए उससे बहुत कम यील्ड आती थी। ट्रेडिशनल सीड जिसे इंट्रोड्यूस किया गया उसमें बहुत ही कम प्रोडक्शन होता था एंड कम मेहनत भी लगता था इरिगेशन में। फार्मर्स काउ डंग का यूज करते थे नेचुरल फर्टिलाइजर्स के जैसा। लेट 1960s में ग्रीन रिवॉल्यूशन आया जिसमें HYV सीड्स को इंट्रोड्यूस किया गया जिससे प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गई। वीट एंड राइस के सेम प्लांट से ग्रेन्स की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई इससे, लेकिन HYV सीड्स को ग्रो करने के लिए ज्यादा पानी एंड ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करना पड़ता है। पंजाब, हरियाणा एंड यूपी के जो फार्मर्स थे वो पहले थे जिन्होंने मॉडर्न फार्मिंग को ट्राई किया। इन्होंने ट्यूबवेल्स, केमिकल फर्टिलाइजर, HYV सीड्स एंड और भी ऐसी चीजों को यूज करके अपना जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर लिया। इन्होंने मशीन्स जैसे कि ट्रैक्टर एंड थ्रेशर्स को यूज करना स्टार्ट कर दिया जिससे प्रोडक्शन की जो स्पीड थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई एंड एज अ रिवॉर्ड, एज अ गिफ्ट इनकी जो वीट की प्रोडक्शन हुई वो बहुत ज्यादा हुई एंड प्रोडक्शन एक अलग लेवल तक इंक्रीज हो गया था। पालमपुर में पहले वीट 1300 kg पर हेक्टेयर प्रोड्यूस हुआ करता था, लेकिन HYV सीड जैसे ही इंट्रोड्यूस किया गया एंड यूज में आया तो प्रोडक्शन इंक्रीज होके 3200 kg पर हेक्टेयर तक पहुंच गया। तो तुम लोग इमेजिन कर सकते हो कि प्रोडक्शन कितना ज्यादा इंक्रीज हुआ। अब फार्मर्स के पास इसके कारण बहुत ज्यादा वीट की प्रोडक्शन हुई एंड ये इन वीट्स को बेचकर अच्छे पैसे कमाने लगे। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे थर्ड टॉपिक को, दैट इज विल द लैंड सस्टेन। क्या जो लैंड है वो इतना प्रेशर हैंडल कर पाएगा? लैंड एक इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है जिसे हम लोगों को ध्यान से यूज करना चाहिए। कुछ स्पेसिफिक रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मॉडर्न फार्मिंग धीरे धीरे करके लैंड को बहुत ज्यादा ओवर यूज कर रही है जिससे इसकी फर्टिलिटी डिक्रीज होते जा रही है एंड हम लोग लैंड को उसकी कैपेसिटी से ज्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन के चलते लैंड की फर्टिलिटी धीरे धीरे डिक्रीज होते जा रही है क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स हम यूज कर रहे हैं। ट्यूबवेल के चलते अंडरग्राउंड वाटर डिप्लीट होते जा रहा है यानी कि धीरे धीरे कम होते जा रहा है एंड ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज है। अगर हम लोग इसे ध्यान से यूज नहीं करेंगे तो एक टाइम पे ये खत्म हो सकते हैं, डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। इसलिए हम लोग सभी को इन्वायरमेंट की अच्छे तरीके से केयर करनी चाहिए।
अब हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे फोर्थ टॉपिक को, दैट इज हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। आखिर लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन पालमपुर के फार्मर्स के बीच कैसे हुई है ये जानते हैं। देखो यार, पालमपुर में 450 फैमिलीज रहती है, जिसमें से 1/3 फैमिली यानी कि 150 फैमिली लैंडलेस फैमिली है एंड उनमें से मोस्ट ऑफ द फैमिलीज दलित्स के फैमिली है। बाकी की 240 फैमिलीज 2 हेक्टेयर से कम की लैंड को ओन करते हैं एंड उसमें फार्मिंग करते हैं एंड उनकी जो इनकम है वो बहुत ज्यादा कम होती है। तो अब तुम्हारी स्क्रीन पे जो इमेज दिख रहा है, इसी की तरह लैंड डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है फार्मर्स के बीच पालमपुर में। 60 फैमिलीज ऐसी है जो बड़े फार्मर है या फिर मीडियम फार्मर है, जो 2 हेक्टेयर से ज्यादा की लैंड ओन करते हैं विलेज में एंड कुछ ऐसे बड़े फार्मर्स भी है जो 10 हेक्टेयर से ज्यादा का लैंड खुद में ओन करते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे फिफ्थ टॉपिक को, दैट इज हु विल प्रोवाइड लेबर। लैंड के बाद लेबर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्रोडक्शन के लिए। जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं जिनके पास खुद की लैंड होती है, वो उन्हें कल्टीवेट करके फार्मिंग करके खुद के क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, लेकिन बड़े बड़े अमीर जो फार्मर होते हैं वो लैंडलेस लेबर को हायर करते हैं क्रॉप प्रोडक्शन के लिए एंड फार्मिंग के लिए एंड इन लेबर को फार्म लेबरर्स कहा जाता है। इन फार्म लेबरर्स का क्रॉप्स के ऊपर कोई भी हक नहीं होता है, इन्हें डेली वेजेस के थ्रू काम करवाया जाता है। ये जो वेजेस होते हैं या तो मनी के फॉर्म में होते हैं जो कि डेली मिलता है, या फिर क्रॉप के फॉर्म में होता है कि कुछ हिस्सा क्रॉप का इन्हें दे दिया जाता है खाने के लिए। वेजेस अलग अलग चीजों पे वैरी करते हैं एंड जिस टाइप का वो काम करते हैं उसके अकॉर्डिंग उन्हें वेजेस मिलते हैं। डाला जो कि एक फार्म लेबरर है, वो डेली बेसिस पे काम करता है एंड खुद की रोजी रोटी कमाता है। गवर्नमेंट जो मिनिमम वेजेस सेट किए पर डे का वो 300 रुपीज है, लेकिन डाला को 160 रुपी मिलता है पर डे का जो भी वो काम करता है। क्योंकि जो पालमपुर है वहां पे इतने सारे लैंडलेस फार्मर है एंड कंपटीशन इतना ज्यादा हाई है कि इन्हें यानी कि इन फार्म लेबरर्स को कम रेट्स पे काम करने के लिए मानना पड़ता है ताकि ये डेली बेसिस पे अर्निंग करके खुद का सर्वाइवल कर पाए। डाला ये कंप्लेन अपनी एक फ्रेंड रामकली के पास करता है जो उसकी तरह ही गरीब फार्मर है। सो लेट्स स्टार्ट आवर सिक्स्थ टॉपिक, दैट इज कैपिटल नीडेड फॉर फार्मिंग। उससे पहले यार चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं? यार तुम लोगों के लिए ट्रस्ट में बहुत मेहनत करता हूं, तो सब्सक्राइब कर लो क्योंकि हमारा जो सफर है वो 10th 11th एंड 12th इसके बाद 3 साल तक और रहेगा, इसलिए सब्सक्राइब जरूर करना। तो अब चलो हम लोग इस टॉपिक को भी बहुत ही अच्छी तरीके से समझ जाते हैं। तो देखो यार, जो हमारा मॉडर्न फार्मिंग है उसमें ज्यादा कैपिटल यानी कि ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड जो भी मॉडर्न मशीन्स होते हैं उनकी रेट्स बहुत ज्यादा हाई होती है, इसलिए फार्मर्स को ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ती है। तो अब आगे हम लोग पॉइंट वाइज ये समझते हैं कि आखिर बड़े फार्मर एंड छोटे फार्मर्स कैपिटल को कैसे मैनेज करते हैं। सबसे पहले छोटे फार्मर्स की बात करें तो वो करते क्या है कि वो दूसरों से मनी को बोरो करते हैं, या तो वो बड़े फार्मर से पैसे लेते हैं या फिर कोई ट्रेडर्स या फिर बैंक से वो पैसे उठाते हैं हाई इंटरेस्ट पे एंड फिर अपने फील्ड में फार्मिंग करते हैं। इसका उल्टा जो बड़े बड़े फार्मर्स होते हैं वो कैपिटल को मैनेज करते हैं, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी बहुत सारा पैसा पहले से ही होता है, बस वो कैपिटल को मैनेज करके फार्मिंग करते हैं या करवाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे फार्मिंग इन पालमपुर का आखिरी टॉपिक, दैट इज सेल इन सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। इस टॉपिक में हम लोगों को बताया गया कि आखिर फार्मर्स अपनी वीट को कैसे मैनेज करते हैं, यानी कि प्रोडक्शन को कैसे मैनेज करते हैं। बड़े फार्मर्स की बात करें तो वो जो वीट होता है सबसे पहले साल भर अपने खाने के लिए, अपने कंजप्शन के लिए रख लेते हैं एंड बाकी का जो वीट होता है उसे जाकर मार्केट में बेच देते हैं। अगर हम लोग छोटे फार्मर्स की बात करें तो वो लोगों का जो प्रोडक्शन होता है वीट का वो बहुत ही कम होता है, तो वो साल भर के अपने खाने के लिए वीट सबसे पहले स्टॉक में रखते हैं एंड फिर थोड़ा मोड़ा जो वीट है उसे मार्केट में जाकर बेच देते हैं, क्योंकि उन्हें भी थोड़ा बहुत मनी की जरूरत पड़ती है। जो मार्केट है सिटीज टाउन में जो वीट का प्रोडक्शन होता है यानी कि वीट को जो ट्रांसपोर्ट किया जाता है वो मेनली बड़े फार्मर ही देते हैं मार्केट में। छोटे फार्मर्स का कंट्रीब्यूशन वीट्स में बहुत कम होता है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारी नेक्स्ट टॉपिक को, दैट इज नॉन फार्म एक्टिविटीज। तो बेसिकली मैंने अभी तक बताया कि पालमपुर में जो फार्मिंग है वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रोडक्शन के लिए। सारे लोग मेनली इसी में एंगेज्ड है, 75% लोग। अब हम लोग ये जानेंगे
बचे हुए 25% लोग आखिर कौन से एक्टिविटीज में एंगेज्ड है। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे सबसे पहले नॉन फार्म एक्टिविटी को, दैट इज डेयरी प्रोडक्शन यानी कि मिल्क प्रोडक्शन। डेयरी एक बहुत ही कॉमन एक्टिविटी है जो पालमपुर के लोग परफॉर्म करते हैं। यहाँ के जो लोग हैं वो अपने बेफेलोज एंड काउस को घास एंड जोवार को खिलाकर मिल्क की प्रोडक्शन करवाते हैं। एंड ये जो मिल्क की जो प्रोडक्शन होती है ये फिर ये लोग जाकर रायगंज में बेच देते हैं। शाहपुर गांव के 2 ट्रेडर्स ने रायगंज में चिलिंग सेंटर्स भी खोल रखा है। एंड इन चिलिंग सेंटर से ये जो 2 ट्रेडर्स होते हैं वो मिल्क को टाउन्स एंड सिटीज में पहुंचाते हैं एंड वहां पे सेल करते हैं इन मिल्क्स को। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारी सेकेंड नॉन फार्मिंग एक्टिविटी को, दैट इज स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। इस गांव के 50 से भी कम लोग जो है वो मैन्युफैक्चरिंग के काम में एंगेज्ड है। ये जो काम करते हैं ये बड़े बड़े फैक्ट्रीज एंड टाउन्स में जो फैक्ट्रीज होते हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग की तरह नहीं करते हैं। ये लोग अपने घर में ही या फिर अपने फील्ड में ही छोटी मोटी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जिसमें जो लेबर्स होते हैं वो घर के ही होते हैं, यानी कि घर के ही मेंबर सारे मिलकर छोटे मोटे मैन्युफैक्चरिंग के काम में एंगेज्ड होते हैं। अब हमारा नेक्स्ट नॉन फार्मिंग एक्टिविटी है वो है शॉपकीपर का। यहाँ के कुछ लोगों की दुकान है, यानी कि वो एक दुकानदार है एंड वो टाउन से एंड सिटी से सस्ते दाम पे जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसे खरीद के विलेज में लाते हैं एंड उसे महंगे दाम पे बेचते हैं। यहाँ पे स्मॉल जनरल स्टोर्स होते हैं जिसमें अलग अलग यूटेंसिल्स एंड आइटम्स मिलते हैं, जैसे कि दाल, चावल, टूथपेस्ट, पेन, पेंसिल एंड और भी सारी चीजें मिलते हैं। कुछ फैमिलीज जिनके घर बस स्टॉप्स के पास है वो लोग अपने घर में ही शॉप्स को खोल लेते हैं ताकि उनकी सेलिंग अच्छी हो। अब हम लोग लास्ट नॉन फार्मिंग एक्टिविटी को डिस्कस कर लेते हैं जो कि है ट्रांसपोर्ट की। इस गांव में अलग अलग तरह की ट्रांसपोर्टेशन है, जैसे कि रिक्शा, ट्रक, ट्रैक्टर, बस एंड ये लोग जो है वो या तो गुड्स को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचा के पैसे कमाते हैं या फिर लोगों को एक जगह से दूसरे जगह तक ड्रॉप करके पैसे कमाते हैं। पालमपुर में कुछ समय से ये भी देखा जा रहा है कि जो ट्रांसपोर्ट में एंगेज लोग हैं उनकी संख्या धीरे धीरे करके समय के साथ बढ़ती जा रही है। एंड इसी के साथ आज का हमारा पूरा चैप्टर बहुत ही अच्छे से कंप्लीट होता है। अब तुम्हारी स्क्रीन पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिख रहे होंगे। ये जो क्वेश्चन है एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से सारे क्वेश्चन को याद कर लेना। अगर तुम लोगों को आंसर चाहिए हो तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, तुम लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और साथ ही में अगर इंस्टा पे होगे तो इंस्टा पे फॉलो कर लेना। और यार तुम्हारे भाई के इस एफर्ट के लिए एक चैनल को सब्सक्राइब एंड एक वीडियो को लाइक तो बनता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।